ऑडिटिंग, ये शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, ये एक तरह से किसी कंपनी की फाइनेंशियल कहानी के पीछे की सच्चाई को खोजने जैसा है। जरा सोचिए, जब कोई किसी कंपनी के फाइनेंशियल पेपर्स को देखता है, तो क्या वो असलियत देख रहा है या फिर एक बड़ी चालाकी से बुना गया जाल? बस इसी सवाल का जवाब ऑडिटिंग में छिपा है। यही वो प्रोसेस है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, जो बताती है कि जो दिख रहा है वो सच है या बस एक छलावा। तो चलिए शुरू करते हैं सच्चाई की इस खोज को। सबसे पहले समझते हैं कि एक ऑडिट का असल मकसद, उसका मिशन क्या होता है, और वो है एक ट्रू एंड फेयर व्यू देना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क क्या है? देखिए, अकाउंटिंग को समझ लीजिए कहानी लिखना, मतलब सारे फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड करना। और ऑडिटिंग वो है उस लिखी हुई कहानी की फैक्ट चेकिंग करना, ये पक्का करना कि कहानी में जो लिखा है वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। तो ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कंपनी के फाइनेंशियल पेपर्स में कोई बड़ी मटीरियल गड़बड़ी ना हो, और वो बिना किसी लाग लपेट या हेर फेर के बिजनेस की एकदम सच्ची और साफ तस्वीर पेश करे। अब सवाल ये है कि इस पूरी फाइनेंशियल कहानी की जांच पड़ताल करता कौन है? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के जासूस से, मतलब हमारे फाइनेंशियल वॉचडॉग ऑडिटर से। तो क्या कोई भी ये फाइनेंशियल वॉचडॉग बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस चाहिए, जैसे उसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर वो एक ऐसी फर्म का हिस्सा हो जिसके सारे पार्टनर्स सीए हों। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, वो उस कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता। आखिर तभी तो वो बिना किसी के दबाव में आए काम कर पाएगा, है ना? और यहीं पर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, मतलब उसकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ऑडिटर पर किसी भी तरह का कोई असर, कोई दबाव या कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो ऑब्जेक्टिव होकर एकदम अनबायस्ड राय दे पाएगा। सच कहे तो यही उसकी क्रेडिबिलिटी का आधार है। और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए ऑडिटर्स को एक बहुत बड़ी पावर मिलती है। वो पावर है कंपनी की किसी भी किताब, वाउचर या डॉक्यूमेंट को किसी भी वक्त चेक करने का अधिकार, मतलब फुल एक्सेस। और ये उनकी जांच के लिए बेहद जरूरी है। तो अब जब हम ऑडिटर और उसकी पावर्स को समझ गए हैं, तो चलिए जरा उसके टूल किट में झांकते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है। सबसे पहला और बेसिक टूल है वाउचिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे हर दावे के लिए सबूत देखना, मतलब अकाउंट बुक्स में जो भी एंट्री है उसे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे बिल, रसीद के साथ मैच करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर ट्रांजैक्शन असली है और सही सही रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद आता है एक और अहम टूल, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। यहाँ ऑडिटर ये चेक करता है कि जो भी एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं वो सिर्फ कागज पर ही हैं या असल में मौजूद भी हैं। क्या वो वाकई बिजनेस के हैं और क्या उनकी वैल्यू सही लगाई गई है, ये सब देखा जाता है। अच्छा सोचिए, क्या एक बड़ी कंपनी के लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस को एक एक करके चेक करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर काम आता है टेस्ट चेकिंग। इसमें ऑडिटर सारी एंट्रीज चेक करने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा सैंपल उठाता है और उसकी जांच करता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसा कि कहा जाता है, टेस्ट चेकिंग एक धारणा पर आधारित है। और वो धारणा क्या है? वो ये है कि अगर सिलेक्ट किया गया सैंपल सही है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाकी के ट्रांजैक्शंस भी सही ही होंगे। ये इस भरोसे पर काम करता है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। तो इन सब टूल्स से ऑडिटर आखिर ढूंढ क्या रहा है? वो ढूंढ रहा है फाइनेंशियल इल्यूजन्स, यानी वो धोखे, वो तरीके जिनसे कंपनियां अपनी फाइनेंशियल कहानी को तोड़ मरोड़ सकती हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये हेर फेर, ये मैनिपुलेशन होता कैसे है? देखिए, इस धोखे के दो चेहरे हैं। एक है विंडो ड्रेसिंग, जिसमें कंपनी शीशे की तरह चमककर अपनी असली हालत से कई बेहतर दिखना चाहती है, और दूसरा है सीक्रेट रिजर्व्स, जिसमें कंपनी अपनी असली हालत से खुद को बदतर दिखाती है। तो ये विंडो ड्रेसिंग होती कैसे है? इसके कुछ तरीके हैं, जैसे अपने एसेट्स की वैल्यू बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मान लीजिए 1 लाख का स्टॉक है, उसे 1.5 लाख का दिखा दिया। या फिर अपने खर्चों और देनदारियों को कम करके दिखाना, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश। और सीक्रेट रिजर्व्स बनाने के तरीके ठीक इसके उल्टे होते हैं। यहाँ एसेट्स की वैल्यू कम दिखाई जाती है, लायबिलिटीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, या फिर जरूरत से ज्यादा डिप्रिसिएशन लगा दिया जाता है।
अब सवाल है, ऐसा क्यों? अक्सर ऐसा भविष्य में किसी बुरे वक्त के लिए प्रॉफिट्स को छुपाकर रखने के लिए किया जाता है। तो इतनी सब जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर में आता है ऑडिटर का फाइनल फैसला, उसका वर्डिक्ट जो एक रिपोर्ट की शक्ल में सामने आता है। अब ये फाइनल फैसला दो तरह का हो सकता है। एक होती है अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट। इसका मतलब है सब चंगा सी, ऑडिटर को कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली और उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। और दूसरी होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। यहां ऑडिटर कहता है कि देखो भाई, सब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ मामले हैं जिनमें मुझे आपत्ति है। तो हमने देखा कि ऑडिट फेयरनेस तो पक्की करता है, पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी गारंटी एक ऑडिट नहीं देता? और ये समझना बेहद जरूरी है। एक ऑडिटर कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। वो 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं देता। वो बस अपनी जांच के आधार पर एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, मतलब एक वाजिब भरोसा दिलाता है कि मोटी तौर पर सब कुछ ठीक है। और यही ऑडिटिंग की अपनी एक सीमा है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।